बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आप मुख्तलिफ डिबेट्स वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। इस रीजन के हवाले से इंटरनेशनल इश्यूज़ हम उसमें उठाते हैं। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शायद उससे ज़्यादा बात होती है और उसकी पीछे वजूहात आप सबको पता है कि पड़ोसी होने के नाते और बहुत सारे आपस में मसाइल होने की वजह से ये बातचीत होती रहती है। मुख्तलिफ इश्यूज डिस्कस करते रहते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और हमारे जो दोस्त हैं हिंदुस्तान से या फिर पाकिस्तान से, उसके ऊपर वो लोग डिबेट करते हैं। आज की डिबेट भी इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें हिंदुस्तान के कुछ इशू इंटरनल्स हैं और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान, चाइना या फिर इस रीजन से। उस सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और उसके लिए हमारे पास दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे मौजूद हैं। दोनों को आप जानते हैं। सुमित पीर जी हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपको नमस्कार कहते हैं सर जी, एंड गुड इवनिंग कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम आपको कहते हैं। मेरे दूसरे गेस्ट भी हैं, मेरा ख्याल उनका कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है। मुनव्वर महर हैं हमारे साथ, पीएचडी स्कॉलर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के। वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस और मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो हैं वो टीच करते हैं, तो वो भी होपफुली हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जिस तरीके से है कि जो हमारे सरहद पार से गेस्ट होते हैं हम स्टार्ट उन्हीं से लेते हैं। ये इस प्रोग्राम का एक तरीकाकार हमने वजह किया हुआ है। तो हमारे साथ मेहर भाई भी आ चुके हैं। मेहर भाई, आपको तो क्योंकि पहला शो है मेरे साथ इस डिबेट में, आप पहली दफा आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है, जो सरहद पार से हमारे मेहमान होते हैं, वैसे दोनों मेरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं आप, लेकिन जो सरहद पार से होते हैं पहला हम स्टार्ट उनसे लेते हैं और उसके बाद जो हमारे यहाँ के गेस्ट होते हैं फिर उनसे हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। जरूर जरूर जरूर, पहले समीत से स्टार्ट करें आप। ओके जी, सुमित जी, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही है। अगर हम स्टार्ट ले लें, जिस तरीके से फॉर्मर प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा उछाला गया, पाकिस्तान में भी बात हुई लेकिन अब खामोशी है। अब मेरे नहीं ख्याल कि मीडिया के अंदर कोई उसकी खबर आ रही हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहरहाल वो चीज़ अभी भी मौजूद है। कल उनका जो ट्रेन रोको एक उन्होंने नारा लगाया था कि हम ट्रेन को ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है हिंदुस्तान के पास। क्या नजर आ रहा है आपको कि अभी तक, हालांकि जो मुझे अभी तक जो चीज समझ आई है कि हुकूमत ने उनके जो डिमांड्स थे उनको माना है, लेकिन किस चीज पे ये लोग बजिद हैं और अभी तक बैठे हुए हैं और अपने जो प्रोटेस्ट है उसको जारी रखे हुए हैं? सर देखिए फखर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो फार्मर प्रोटेस्ट है साहब, सबसे पहली बात इसमें समझने की है कि पैन इंडिया प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी की लड़ाई है केवल 6% फार्मर एमएसपी पे बेचते थे। पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ फार्मर हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने उनकी सारी डिमांडें जो थी, जो उन्होंने उनको पहले कुछ डाउट्स थे, कुछ शक थे। भाई, पहला डाउट था कि एमएसपी रहेगा, बिल्कुल एमएसपी रहेगा। दूसरा डाउट था मंडियां रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। इनफैक्ट अब की बार मंडियां, इस बजट में 1000 नई मंडियों को ऐड करने का पैसा भी दिया गवर्नमेंट ने। और तीसरा ये उनमें शक था, भाई कोई कल को हमारी जमीन तो नहीं लेगा, क्योंकि भला अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आप हमारी फसल नहीं पाए, आप हमारी जमीन ले लें। तो ये तीनों चीजें, जो तीनों मुद्दे थे, ये तीनों सेटल किए गए। अब मसला आता है कि, और सबसे बड़ी बात फखर भाई, इसमें एक चीज है, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसका इंप्लीमेंटेशन स्टॉप कर रखा है। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने बोला 18 महीने तक हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो जब आज हम और आप बात करें, ये लॉ इज नॉट एग्जिस्टेंट प्रैक्टिकली। तो अब मसला ये आता कि ये मुजाहरा क्यों, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों, इसका मुद्दा क्या। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन पॉलिटिकल हो गया है, काफी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई है, काफी फॉरेन का एंटिटी से इसमें पैसा आ रहा है। ये पॉलिटिकल जो इसका रूप हो गया है, इसके कारण ये टिका है। पर अगर आप फार्मरों को देखें, जहां पहले 10,000 फार्मर होते थे, वहां शायद अब 200 फार्मर बचे हैं। इंडिया को भी समझ आ रहा है, लोगों को भी समझ आ रहा है। और कल जो रेल रोको आंदोलन था, नॉट इवन 0.1% ऑफ द रेल ट्रैफिक गॉट डिस्ट्रक्टेड। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अभी इंडिया में है, 0.1% डिस्ट्रक्टेड नहीं हुआ। लोगों का सपोर्ट नहीं है। फखर भाई, मैं आपको बताऊं फखर साहब, तकलीफ तो ये है, $500 बिलियन a डे, 3,500 करोड़ का लॉस हो रहा। वी हैव लॉस्ट 1.5% ऑफ आवर जीडीपी टू दिस प्रोटेस्ट। और मजे की बात आपको बताऊं, अगर ये एमएसपी का झगड़ा कंप्लीट हटा दे, इसके 1/3 पैसे में सारा सेटल हो जाए।
तो ये ना एमएसपी की लड़ाई है ना कुछ लड़ाई है, ये बिल्कुल सियासी लड़ाई है। इसमें फॉरेनर से पैसा आ रहा, कुछ खालिस्तानी लोग हैं, लोग कहते हैं आईएसआई का पैसा है जी, चाइना का पैसा, ये सब चीजें जो आ रही है पॉलिटिकल शक्ल दी गई है। और हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कूद गई है, मैं आपको वही नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कूद गई है। भाई कहते हैं ना कि वो हमारे कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लो, तवा घर में रोटियां सेक लो, वो वाली बात है। सियासत तो आप जानते ही चलती कैसे, पर लोगों का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुनव्वर, आप भी क्योंकि चीजों पे नजर रखी हुई होती है, लिखते भी हैं, टीवी शोज में भी आते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो इस चीज को भी यकीनन, क्योंकि इस रीजन मतलब है तो पाकिस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान में था। पाकिस्तान में पहले ही बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, कभी कहां पे कभी कहां पे। आजकल मिसिंग पर्संस का बड़ा धरना, आज 7वां 8वां दिन है जो इस्लामाबाद में वो लोग बैठे हैं और अभी डी चौक में मौजूद हैं, चलता रहता है। आपने फार्मर प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखा? जो सुमित जी ने बात की कि उसको सपोर्ट है पाकिस्तान आईएसआई की या किसी की भी बैकअप है ऐसी, आपको क्या नजर आ रहा है? आपने क्या परसीव किया है इसमें से? फखर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। अच्छा, ये इस पे मैं ये अर्ज करूंगा कि जो फैक्ट्स और फिगर थे वो तो बड़ा जबरदस्त जो है ना समित ने वो जो है ना उनको समराइज करके हमें बता दिया, क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन को वो बेहतर समझते हैं, वहां के जो लोकल जो डायनामिक्स है। मैं इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है ना वो एनालाइज करूंगा। देखिए, रियासत और सियासत, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों चीजों का। इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विस, ठीक है। रियासत अवाम के लिए बनाई गई है, सियासत अवाम के लिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद दोनों जो कंट्रीज हैं वो इस काम में नाकाम हुई हैं कि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं दे पा रही। दोनों जो देशों में जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं दे पा रही? वो मुख्तलिफ उसकी जो है ना वजूहात हैं। आप देखें कि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वो दुनिया की एक लार्जेस्ट पैराडॉक्स भी है, लार्जेस्ट एक कंट्राडिक्शन भी है इंडिया। वो कैसे कंट्राडिक्शन है कि डेमोक्रेसी का मतलब अवामी रूल, यानी कि अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी की जाए, अवाम को रोटी कपड़ा और मकान दिया जाए। फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, बात घूम फिर के उस पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे आती है, बात घूम फिर के ह्यूमन सिक्योरिटी पे आती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आइडिया ऑफ इंडिया था, गांधी और जो नेहरू का जो आइडियल था, वो क्यों आजादी चाहते थे? वो आजादी इसलिए चाहते थे ना, ताकि जो इंडियंस हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम इंडिग्निटी, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम हंगर, फ्री फ्रॉम डिजीज। अपनी उनकी गवर्नमेंट हो, अपनी रियासत हो, ताकि उनका वो ये नहीं चाहते थे कोई कि इंडिया जो है ना कल जाके कोई ग्लोबल हेजमन बनेगा या कोई इंडिया जाके रीजनल हेजमन बनेगा। वो चाहते थे जो इंडिया फॉर इंडियंस, यहाँ पे सेल्फ रूल हो, अपनी गवर्नमेंट हो, ताकि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं। आप देखें कि उस वक्त भी पावर्टी थी, आज भी वही पावर्टी वहां पे मौजूद है। तो एक तरफ से तो डेमोक्रेसी है, लेकिन दूसरी तरफ से पावर्टी है, और लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं 74 ईयर से वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको ये वहां पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट नजर आती है। ठीक है, जो है ना वहां पे हिंदुस्तान में ये उसका शाखसाना, हमें इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि क्यों। देखें, हम कहते हैं जमहूरियत यानी कि अवाम की हुकूमत, पब्लिक रूल, लेकिन पब्लिक क्रय कर रही है। इसका मतलब जमहूरियत में कोई इश्यू है, इसका मतलब जो स्टेट है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, और जो लोगों की बुनियादी जरूरत, देखें स्टेट अवाम जो था ना फखर, अवाम पब्लिक जो है ना वो रियासत से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। रियासत एक बड़ी एक न्यू एंटिटी है। रियासत को तो ये 300-400 साल हुए, लेकिन जो ह्यूमन सोसाइटी है वो तो हजारों सालों से, 12,000 साल पहले से भी ह्यूमन सोसाइटी। तो रियासत के बगैर अवाम एग्जिस्ट करती है। रियासत को बनाना, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद था अवाम को सोशल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये फार्मर प्रोटेस्ट है या जो वहां पे सिटीजनशिप लॉ, ये सारी चीजें ह्यूमन सिक्योरिटी के अम्ब्रेला में आती हैं कि रोटी कपड़ा मकान और लोगों की जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो ये एक उसको हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि रियासत की नाकामी है पिछले जो है ना इंडिपेंडेंस से लेके, कि वो लोगों की ये चीजें पूरी नहीं कर पा रहा। आप देखें कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर, उनके पास इंडिया की जो रियासत है वो बहुत वेरी वेरी रिच, वहां की आवाम गरीब है। अच्छा, उन दुनिया की लार्जेस्ट जो है ना वो वेपन इंपोर्टर इंडिया बन गया है। आप देखें कि सब सहारन अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा गुर्बत फखर इंडिया में है।
ठीक है, दुनिया के सबसे ज्यादा जो स्लम्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्यों हैं? वेपन में खर्च करने के लिए पैसे हैं, अवाम पे खर्च करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? ताकि अवाम सड़कों पे निकले ही नहीं, अवाम की जरूरियात पूरी हो जाए, जो भी है उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो ये एक बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है वहां की जो है ना इंडियन डेमोक्रेसी का, और ये इसको फिक्स करने की जरूरत है। अदरवाइज इंडिया एक बेसिकली एग्रेरियन कंट्री है, आगे क्लाइमेट चेंज और ये जो दूसरे इश्यूज आए तो आपको इस तरह की चीजें ज्यादा नजर आएंगी हिंदुस्तान में। ठीक है। अच्छा सुमित जी, जिस तरीके से मुनव्वर ने बात की कि हुकूमत काफी अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनके पास, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स है आप लोगों की मुख्तलिफ चीजों की। इसके बावजूद ये वाली चीजें क्यों अवाम, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ अवाम अमीर है, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के पास पैसा नहीं है, टैक्स चोरी बहुत है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं मतलब अगर उसमें जाऊंगा बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत अमीर है, उनके पास पैसा है। मतलब 72-75 अरब डॉलर का वो सिर्फ एक साल में असला खरीदते, तो ये इतना मतलब टोटल जितना हमारा बजट है वो सिर्फ आप लोगों का डिफेंस में चला जाता है। तो ये चीज है, क्यों अवाम के ऊपर क्या वाकई नहीं खर्च होता कि जो मुनव्वर बात कर रहे हैं? मतलब आर यू एग्री विद इट? देखिए फगर साहब, मुनव्वर साहब का जो परसेप्शन है, देखिए अब आप पाकिस्तान में रहते तो आप एक चीजों को अपने नजरिए से देखते हो, परसेप्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनसे इत्तेफाक राय नहीं रखता, क्योंकि आप जानते हैं फगर साहब, मैं नेशनल टीवी पे जाऊं, इंटरनेशनल पे जाऊं, मैं अपना सारा जो आर्गुमेंट होता फैक्ट फिगर डाटा पे रखता हूँ। लेकिन पहली बात, जो ये फार्मर जो एमएसपी से इफेक्ट होता है वो केवल 6% है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द फार्मर, 1% भी नहीं है वो। एमएसपी के साल में as per the finance minister's given numbers in the parliament, जो दुनिया ने देखा, दोगुना हुई है, 1.5 गुना से 2 गुना हुई है। पैडी पिक की प्रोक्योरमेंट पीछे जब से ये फार्मूला पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, 60,000 करोड़ की तो हमने केवल पैडी खरीदी है। ठीक है जी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन है। ठीक है जी, और जो हमारी जो सबसे बड़ी दुनिया की जो इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसे 50 करोड़ लोग, 500 मिलियन पीपल आर कवर्ड, इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलपीजी कनेक्टिविटी 99% पे है, लाइटिंग 99% पे है, सिविल हॉस्पिटलिटी, अगर आप चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, आई नो व्हाट इज पाकिस्तान, वी आर 1/10 ऑफ पाकिस्तान। पर कैपिटा इनकम की का बात करें, जीडीपी इज 10 टाइम्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ऊपर है। अगर आप डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, पर कैपिटा इनकम, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी 10 उठा के देखिए, कंपैरिजन करिए, तो ये जो परसेप्शन मुनव्वर साहब बता रही है उनका हो सकता है, बट फैक्चुअली जब आप इसको इकोनॉमी के तराजू में रख के देखेंगे, इट डज नॉट स्टैंड। हाँ, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जरूर है, वो ये है कि ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ लोगों के पास कॉन्फ्लिक्टिंग पावर आ जाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको वोट से तो हरा नहीं सकता, तो मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो सर्कस और तमाशे ये लगा के इंटरनेशनल मीडिया में तमाशे करता हूँ। मुझे बताइए, एक बात बताइए फखर साहब, ये जो रिहाना है, इनके 100 मिलियन फॉलोवर है, ये किसान है क्या? इनका खेत कहाँ पंजाब में? इनको ये भी पता कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब क्या है? इन्हें जवाहर और बाजरा सामने रखो, पहचान नहीं पाएंगे जवाहर क्या बाजरा क्या है। इन्हें मुझे बताइए, मियाँ खलीफा, ये दूसरी किसान नेताजी, इनकी खेती क्या है जी? क्या कहाँ खेत उगाती है, किस चीज की खेती करते हैं? एक वो मीना हैरिस थी, मेरा काफी डिबेट हुआ था हमारे नेशनल टीवी पे, आपने भी देखा होगा, तो मैंने बोला था यूएस शुड क्लियर देयर स्टैंड। अभी यूएस ने उनको अपने लीगल, व्हाइट हाउस ने लॉयर्स हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, बोला आपका हैरिस नाम आप हटाइए, यू कैन नॉट यूज दिस हैरिस नेम एनीवेयर। तो ये जो बहुत कोशिश की जा रही है कि भाई दिखाने के लिए इंडिया में प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हमने तो सबसे दुनिया की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन बना दी। आज सुबह हमने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, 32 कंट्री में साहब वैक्सीन दे दी, 23 मिलियन डोज तो मैंने, मुझे याद है, 3 दिन पहले तक दिए थे, अब 7 मिलियन और दिए, 30 मिलियन डोज हमने दिए। तो मुझे बताइए, वैक्सीन डेवलपमेंट में नंबर 1, इकोनॉमी में, जीडीपी में, इनकम पर जीडीपी पर इनकम में, फॉरेन एक्सचेंज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, वर्ल्ड का हाईएस्ट इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हेल्थ, इवन टॉयलेट्स तक गवर्नमेंट ने करोड़ों हमारे यहाँ बनवाए हैं। जो पर एक बात से मैं जरूर इत्तेफाक करूंगा, डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है, जितनी करे उतना कम है। तो ये मुनव्वर साहब का, मैं फैक्चुअली मैंने आपको इतने सारे फैक्ट दिए, तो आई विल नॉट एग्री टू दिस, बट हाँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका एक परसेप्शन बनता है बिकॉज यू आर नॉट ऑन ग्राउंड, वो बनना वाजिब है, बट वी कैन नॉट चैलेंज द परसेप्शन। What I can give you is facts, figures, and data. You tell me any parameters you want to compare, I'll compare by line.
आई रेस्ट माय ओके, केस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा सुमित जी, मैं जाऊंगा मुनव्वर, एक रिपोर्ट आई थी ह्यूमन जो HRW है, ह्यूमन राइट जो कमीशन है कि पता नहीं क्या मेरे जहन से निकल गया, HRW की एक रिपोर्ट आज आई थी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मैंने उसको देखा। सुमित जी से उस पर पूछेंगे, लेकिन वो उसमें यही चीज कही गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक मतलब एक तो सेकुलर वाली बात, चले मैं मतलब उसको छोड़ देता हूं, वो कहते हैं, ये कहते हैं कि उसमें कोई मतलब हम चेंजेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो इनका अपना एक इंटरनल मैटर है, उसको ये रखें या ना रखें, ये मतलब इनकी जवाबदीदी इख्तियार के ऊपर है, उसके ऊपर हम नहीं। लेकिन वो कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि जो वहां पे दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें एक जिसे कहते हैं कि इनसिक्योरिटीज मतलब बढ़ रही है। ये चीज शायद आपने भी मतलब पढ़ी। सुमित जी आपसे मैं उस पर बिल्कुल आऊंगा क्योंकि आप ज्यादा बेहतर हमें गाइड कर सकेंगे, लेकिन मुनव्वर अगर आपने उसको पढ़ा हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस रिपोर्ट के हवाले से, ह्यूमन राइट वॉच के हवाले से? जी, मैं उस पे आने से पहले थोड़ा ये अर्ज करूंगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, देखें इंडिया और पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट्स कहते हैं। जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, आप उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, वो टॉप 50 के अंदर आ जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों समेत मुझसे एग्री करेंगे 100 से भी ऊपर है, पीछे हैं। पाकिस्तान मेरे ख्याल में 149 पे है, इस साल तो और भी गिर गई है। तो इंडिया भी कहीं आसपास है, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर है, कोई 5-6 जो है ना वो नॉचेस ऊपर है, लेकिन 100 के बाद ही आता है। अब इतना बड़ा रिच स्टेट, मतलब स्टेट उसकी रिच है, न्यूक्लियर पावर, तो वो तो उधर 50 के अंदर होना चाहिए। तो पावर्टी, अंडर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट सब सारे अफ्रीकन के बाद सबसे ज्यादा कम इस साउथ एशिया में है। और साउथ एशिया में इन दोनों देशों की पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, इंडिया और पाकिस्तान की। जब मैं ये बात करता हूँ ना ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू, तो ये मेरी मुराद नहीं है कि यहाँ पे कोई दूध और शहद की नदियां बह रही। ये दोनों मुल्कों का मसला है बहुत बड़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकी आबादी 50% से ऊपर आबादी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। तो जब तक ये खत्म नहीं होगी, रियासत का वजूद जस्टिफाई नहीं होता। अब मैं आता हूं आपकी उस पे फखर रिपोर्ट पे। देखें उस रिपोर्ट में जी बिल्कुल ये है कि अगर आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें ये है कि जो जब से मोदी आए हैं तो उसके दौरान जो कम्युनल वायलेंस है, वो उन्होंने उसका कंटेंट एनालिसिस किया है, वो इंडिया में इंक्रीज हुआ है। वो जो कम्युनल वायलेंस के जो वाकयात हैं, जो लिंचिंग है, जो भी जो रिलीजन बेस्ड जो वायलेंस जो है ना, वो उसमें इजाफा हुआ है। उस रिपोर्ट में उसमें उन्होंने एक किस्म का एक कंटेंट एनालिसिस किया हुआ है, वाकयात बताए हुए कि पहले कितने होते थे और उसके बाद उसमें इजाफा हुआ है। तो वो कोई थोड़ा बहुत उसका कोरिलेशन बनता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, वो तो थोड़ा सा पुराना है। अब जब ये मोदी कंप्लीट करता है 5 साल ये जो चल रही गवर्नमेंट, तो उसके बाद अच्छा जी, सुमित जी मेरा ख्याल उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट मैं आपको थोड़ा से मतलब इसके हिंट्स बता देता हूं कि इसके अंदर बातें क्या क्या हुई हैं। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है, इंसानी हुकूक से मुतालिक काम करने वाली बैनुल अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट वॉच HRW ने भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि भारत के हुक्मरान जमातें हिंदू इंतहा पसंदों को अक़लियतों पर हमला करने और इन्हें हरासा करने का इख्तियार दे दिया गया। मुझे सिर्फ ये चीज बता दें कि सुमित जी, मैं ये बात मैं एडमिट करता हूं, बार बार कर रहा हूं कि मोदी जी की हुकूमत आने के बाद एक मतलब लोग वहां पे, मेजॉरिटी लोग वहां पे खुश हैं। मतलब जिस तरह आप है, मेरे और बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, वो कहते हैं कि वो हमें डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीजों के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुनव्वर हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन यह कि उसको हम बाद में उनकी तरफ जाएंगे। आप मतलब इस रिपोर्ट के हवाले से क्या बात करेंगे? फिर मुनव्वर आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे प्लीज। देखिए फखर साहब, पहली बात तो ये है, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये मैंने आप ही से भी सुन रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर ये क्रेडिबल सोर्स है, UN से आए, कहीं से आए, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। बट आपका सवाल वाजिब है, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए फखर साहब, पहले हमारे हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं होता। हम तो कहते हैं 130 करोड़ भारत माता के बच्चे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, ये इनका नारा है, आप भी जानते हैं। देखिए जब हमारे एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाती है जी, आयुष्मान भारत, वह हिंदू मुसलमान देखा जाता है? आप बताइए, देखा जाता है? आरोग्य सेतु है, हिंदू मुसलमान देखा जाता है। जब वैक्सीन लगेगा, हिंदू मुसलमान देखा जाएगा। जब आपके घर में गैस सिलेंडर आएगा, हिंदू मुसलमान देखा जाएगा। जब आपके घर में बिजली आएगी, हिंदू मुसलमान देखा जाएगा। 1.5 लाख नलके के कनेक्शन हम दिल में देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान देख रहे हैं।
मुझे बताइए, हमारा मिसाइल मैन जिसके मिसाइलों से पाकिस्तान घबराता, काफी लोग घबराते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे प्रेसिडेंट कौन थे आप जानते हैं? हमारे पहले ये जो थे एजुकेशन मिनिस्टर, वो मुसलमान थे। हमारे डीआरडीओ के चीफ मुसलमान रह चुके, हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, फौज में अफसर, मिनिस्टर, ये सब मुसलमान बड़े बड़े पोस्टों पर रह सकते हैं। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भाई हमारे यहाँ रहते हैं। वर्ल्ड में नंबर 2 हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, और बहुत जल्दी वो वर्ल्ड की नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ इलेक्शन जब आप वोट देने जाते हैं तो हिंदू का 2 वोट, मुसलमान का 1 वोट है क्या? नहीं है। किसी स्कीम, कोई मुझे एक चीज बताइए, जो पब्लिक प्राइवेट कोई भी इदारा हो जहां हिंदू मुसलमान का फर्क हो, तो ये कहना बिल्कुल बेमायनी होगा ऑन द ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। आप बताइए, हमारे यहाँ 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को, 5 करोड़ को मोदी जी ने स्कॉलरशिप दी। जब एक मुसलमान हमारी बहन की शादी होती है तो उस पर सरकार शायद 50 लाख या 5 लाख का, मुझे फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, एक एड उन्हें देती है। 5 करोड़ बच्चों की स्कॉलरशिप सर, 5 करोड़ बच्चे मतलब 50 मिलियन स्कॉलरशिप, ये दुनिया में कहां चलती है? अगर आप देखिए हमारे नए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, हमारी कंपनियां देखिए, बैंक देखिए, हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा लगा के चल रहा, तो ये कहना बहुत गलत होगा। यहाँ कोई ऐसा फर्क नहीं है। और कम्युनल राइट्स की बात करूं, अगर मैं आपको डाटा निकाल के दूं, जो कम्युनल राइट्स पहले कभी होते थे, दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 73%। कोई ऐसा बड़ा दंगा बताइए, नाम ले दीजिए मुझे 10 नाम। अगर दंगे हुए तो उनके जाहिर नाम भी होंगे, जगह भी। अगर मुझे आप 10 नाम गिना दे शो पे, पिछले 3 साल में, 4 साल में आपको ये 10 नाम याद है तो मैं मान जाऊंगा। ये कम्युनल दंगे वंगे नहीं हो रहे। और लिंचिंग जो है, आपने बात की थी लिंचिंग की, लिंचिंग इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर आप डाटा निकाल के देखें, हिंदू लोगों की ज्यादा लिंचिंग हुई है एज कम्पेयर टू मुस्लिम। पर ये जो लिंचिंग है ना, ये हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है, इंडियन की होती है। कोई भी किसी की लिंचिंग को हम उसका धर्म नहीं देखते, क्योंकि वो पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो है। जैसे मैं कहता हूँ जी, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। जैसे मेरा कोई मुसलमान दोस्त है, वो कहता है भाई मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद में हिंदू मुसलमान हूं। हम तो ये मानने वाले लोग हैं। तो ये कुछ है लोग ऐसे, कुछ पावर्स दुनिया में ऐसी है फखर साहब, जो ये डिवाइड करना चाहती है, जो इसको वाइड को बनाना चाहती है। वी आर अ इक्वल अपॉर्चुनिटी कंट्री, हम सेकुलर कंट्री, हम ये सब चीजें यहाँ होती नहीं। अगर ये होती, मुझे एक चीज बताऊंगा आपको, जब आजादी आई, मुसलमानों की आबादी करीब 7-8% थी, ठीक है जी, अब 17-18% है। मुझे बताइए ये और कहां संभव है? आप बताइए, मुसलमानों का ग्रोथ रेट इज मोर देन हिंदू ग्रोथ रेट, राइट? सो अगर ये सब चीजें हो रही है, और मैंने आपको इतने सारे नाम गिना दिए, तो मुझे बताइए फखर साहब, आपको कमी कहां और कैसे दिख रही है? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ रिपोर्ट पढ़ी और उस रिपोर्ट के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्कुल आपने जबरदस्त दिया। एक चीज इसी में छोटी सी ऐड करती चलो, अभी कुछ दिन पहले एक रिंकू नाम का लड़का था जिसको मारा गया। यकीन करें, मैंने भी जब ट्विटर पे उनकी पिक्चर्स देखी, मुझे इंतहा का अफसोस हुआ। और साथ में फिर ये भी चीज एक चल रही थी कि यार ये शायद राम मंदिर के लिए कोई चंदा इकट्ठा कर रहा था, तो उस पे मारा गया था। हालांकि हकीकत जब खुली, मुझे पाकिस्तान में 2-3 लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा यार मुझे एक्चुअल स्टोरी की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आया ये हकीकत है कि उसको राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने पे मारा गया या कुछ और मसला हुआ है। हालांकि उन दिनों में बिल्कुल कैंपेन चली, और उसके बाद जब असल कहानी खुल के सामने आई तो मसला कुछ और था। मतलब लड़ाई झगड़े हमारे यहां भी बहुत सारे होते हैं, लोगों की जिंदगी चली जाती, आपके यहां भी होती, लेकिन उसको इस तरीके से सर पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये मुस्लिम और हिंदू के बीच का झगड़ा था, कि वो राम मंदिर की वजह से उसको मारा गया। देखिए, राम मंदिर की जहां तक फखर साहब बात करें, अभी मेरे हिसाब से कुछ लाख लोग डेली चंदा इकट्ठा करते, कुछ लाखों में लोग हैं जो इकट्ठा, और अभी जहां तक मेरा अंदाजा है 18,000 करोड़ तो इकट्ठा हो गया, और ये हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया कितना इकट्ठा, और ये हो रहा है। तो ये जो घटना है रिंकू शर्मा की, बड़ी दुखद है। इसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब उनका रिपोर्ट आ जाएगा, जब पूरा खुलासा होगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब मैं उस परिस्थिति में आऊंगा कि मैं इस पे कमेंट कर सकूं। अभी एक साइड कुछ कहता है, एक साइड कुछ कहता है, कोई कहता है जी वो राम मंदिर के लिए चंदा कर रहा था, कोई कहता है बिजनेस राइवलरी है, कुछ वहां गड़बड़ है। पर मेरे लिए बहुत प्रीमैच्योर होगा कि मैं अपनी जजमेंट सुना दूं जब तक एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती। बट यहाँ जरूर एक 25 साल के नौजवान का मरना, उसका नाम रिंकू हो या रहीम हो या रेहान हो, कोई भी हो, बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूं।
बिल्कुल सर, मैं यही बात कर रहा था। मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि अगर कोई अवर रिलीजन से ताल्लुक है तो उसके ऊपर हमें मतलब दुख नहीं होगा अगर कोई मुसलमान मरेगा, मुझे बिल्कुल ये नहीं था। लेकिन मुझे आपसे इसलिए समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आप वहां पे मौजूद है और चीजों को करीब से देखते हैं, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन यहां पे था। मुनव्वर, आप बात कर रहे थे उस रिपोर्ट के हवाले से, आप अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, तो इस वजह से मैंने सुमित जी की तरफ वो रिपोर्ट वाला जो सवाल था मैंने उनकी तरफ मोड़ दिया। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी 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 जी, वो रिपोर्ट के हवाले से आप अपनी बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट करें प्लीज। अच्छा, रिपोर्ट के हवाले से तो Human- उसका ये कंक्लूजन उसका कंक्लूजन उसका ये है कि जो है ना को रिलेशनशिप है मोदी गवर्नमेंट और वहां पे जो वायलेंस में इजाफा है उसमें को रिलेशनशिप है वहां पे, उस रिपोर्ट की कंक्लूजन उसका ये। दूसरा मैं समित को जो है ना अर्ज करूंगा कि देखें, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने मोदी को इलेक्टोरल मैंडेट दिया है और हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आप किसको वोट देते हैं, कौन आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा, आपने जो जहां तक बात की ना आपने इंडियन मुस्लिम्स की, देखें वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि 2005 में, मैं आपको अब एविडेंस दे रहा हूं, आपको मैं जो है ना डेटा बता रहा हूं। 2005 में मनमोहन सिंह ने कमेटी अपॉइंट की, 7 उसमें जजेस थे दिल्ली के, और जो दिल्ली का जो चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का राजेंद्र सच्चर, वो उसका जो है वो उसका हेड बनाया गया उस कमेटी का, जिसको सच्चर कमीशन रिपोर्ट कहा जाता है। वो इसलिए अपॉइंट की गई कि आप इंडियन मुस्लिम्स की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल उसमें देखें कि उसमें अंडर डेवलपमेंट कितनी है, क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं, क्या इश्यूज हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है, ये मैं इंडियन जजेस की बात बता रहा हूं, अपनी नहीं, परसेप्शन पे नहीं है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो इंडिया में रहने वाले जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनसे भी जो है ना वो पीछे हैं इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। समित ने जो बताया कि जी एपीजे अब्दुल कलाम और जो है ना अब्दुल कलाम आजाद, देखें वो दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है, वो दे आर नॉट द रूल। वो हर एवरेज जो इंडियन मुस्लिम है उसकी वहां पे कोई वो उसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते शाहरुख खान से। शाहरुख खान रिप्रेजेंट नहीं करता इंडियन मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को। वहां पे जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ना एपीजे अब्दुल कलाम करता है, ना अब्दुल कलाम आजाद करता है। जो आम जो एवरेज इंडियन मुस्लिम है उसकी अपनी ये जो जजेस थे, इंडियन जजेस थे, उनका कंक्लूजन ये है कि उनकी जो हालात हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, वो इंडिया में दे आर द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं। मैं जवाब दूंगा इसका। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा जब यहाँ पे पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक था ना, तो पाकिस्तानियों ने भी ये रियलाइज नहीं किया था कि वो यहाँ पे जो एक किस्म की जो फेक इस्लामाइजेशन कर रहा था, उससे आगे चल के कितना ज्यादा नुकसान होगा मुआशरे में, कितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म और फैनेटिसिज्म पाकिस्तान में होगा। ये चीजों के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, जो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, वो फखर वो लॉन्ग टर्म होते हैं। वो कभी कभी 1-2 जनरेशन के बाद नजर आते हैं, आपको उस जनरेशन में नजर नहीं आते। तो मोदी की जो अभी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया को जो है ना तेजी के साथ डीसेक्युलराइज कर रही हैं, और उसकी जो देखें डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं इंडिया के, जो सेक्युलर वैल्यूज हैं, जिस चीज ने इंडिया को इकट्ठे रखा हुआ, इंडिया की जो बाइंडिंग फोर्स रही अब तक ना, उस इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस के बावजूद, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद, लिंगुअल, एथनिक, वो एक चीज थी, वो थी इंडियन डेमोक्रेसी, जो सबको स्पेस देती थी। जो नेहरू और गांधी का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ने इंडिया को अब तक यूनाइट रखा हुआ था। लेकिन हमने पिछले 3-4 सालों में ये देखा है कि जो है ना उस आइडिया को आहिस्ता आहिस्ता वो आइडिया अनडन हो रहा है, वो रिवर्स हो रहा है वो आइडिया, जिसकी वजह से इंडिया गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मोदी द ज़ियाउल हक ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने उसको ज़ियाउल हक के साथ कंपेयर किया था कि जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के साथ किया, वो मोदी इंडिया के साथ करने जा रहा है, और इंडिया अगले 5-10 सालों के बाद ये चीज रियलाइज करेगा। देखें, हम उसकी हार्वेस्ट अभी वो काट रहे हैं और हम उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम जो है ना कि पाकिस्तान को हम एक बेहतर उसकी तरफ ले जाए। वॉर ऑन टेरर में हमने बड़ी सक्सेसफुली हमने उसको एलिमिनेट किया, टेररिज्म को पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आज तक 2 से 3% से ज्यादा जो रिलीजियस जमातें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने कभी वोट नहीं लिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इलेक्टोरल तारीख में बता रहा हूं। लेकिन क्या वजह है कि जो पार्टी 85 में
एक सीट लेती है बीजेपी, और अब वो इतने ज्यादा जो है ना हैवी मैंडेट के साथ आ गई, क्योंकि वहां पे जो इलेक्टोरेट ने सपोर्ट किया है एक्सट्रीमिज्म को, और जो इस तरह के माइंडसेट रखने वाले जो पार्टी है। पाकिस्तान में कभी कोई मजहबी पार्टी सोच भी नहीं सकती कि वो इस्लामाबाद में आके गवर्नमेंट बनाए या चले किसी सूबे में बनाए। 2 से 3% ज्यादा मजहबी जमातों को आज तक किसी ने, हमेशा पीपीपी से लेके एनपी तक सेकुलर जमातों को वोट लोग जो है ना देते हैं। तो ये आप खुद कंपेयर कर लें, इलेक्टोरल अगर आप कंपेरेटिव उसकी भी स्टडी कर लें, तो ये इंडिया को गलत उसमें डायरेक्शन में जा रही है। और ये इसके, अच्छा, ये सिर्फ इसके इंडियंस के लिए इम्प्लीकेशंस नहीं है, उसके पूरी रीजन के लिए इम्प्लीकेशन। अभी आप देखें कि जो है ना एक मोदी का जो था, जो पॉलिसी इन पॉस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान, हमने तो ये सोचा था, पाकिस्तान ने तो ये सोचा था कि जी चूंकि मोदी का जो एजेंडा है वो है डेवलपमेंट का एजेंडा, तो एक कोइंसाइड करेगा पाकिस्तान के साथ, वो चीज पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मोदी के रिलेशंस अच्छे करेंगे, क्योंकि वो डेवलपमेंट चाहता है, हम भी चाहते हैं रिलेशन अच्छे हों, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स होगी, कोई सार्क को हम रिवाइव करेंगे। लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो शेटर हो गई, और उसकी वजह से पूरा रीजन सफर कर रहा है। और मोदी इंडिया का नेहरू के बाद इज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, और इसके पास ये एक तारीखी, एक हिस्टोरिक, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस गवर्नमेंट के पास कि वो रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करें, और उससे इंडियंस को भी फायदा है, उससे पाकिस्तान को भी फायदा है, उससे पूरी साउथ एशिया को फायदा है। साउथ एशिया स्टैंड हॉस्टेज टू द पाकिस्तान और इंडिया, जो इंडिया की जो राइवलरी है, यहाँ पे जो ह्यूमन सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, अगर इन दोनों देशों का आपस में सुलह होती है, पीस कायम होता है, तो पूरे रीजन को फायदा है, जो है ना समित, ना सिर्फ इंडियंस को फायदा बल्कि पूरी रीजन, ये पूरी रीजन हमारी वजह से, क्योंकि दिस इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, साउथ एशिया। क्यों? ठीक है, इतनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास साउथ एशिया के पास। बिल्कुल सही। अच्छा सुमित जी प्लीज आप। देखिए मैं जवाब दूंगा। मुनव्वर साहब ने काफी सारी चीजें एक साथ डाल दी, अब मैं कुछ भूल जाऊं तो फिर मुझे याद करना पड़ेगा। नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। देखिए पहली बात ये है कि जो सच्चर कमेटी की बात करें वो 2005 की परिस्थिति थी भाई साहब, अभी हम 2020 में, काफी चीजें इंप्लीमेंट की गई, और आज का भारत का मुसलमान भारत के हिंदू से 19 नहीं है 21 है। तो ये आप बिल्कुल जहन से निकाल लीजिए। अगर आप नए IAS IPS फौज में देखें, कहीं पे भी देखें, एक बिल्कुल बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई गवर्नमेंट इदारा देखिए, पुलिस देखिए, फौज देखिए, IAS देखिए, IPS देखिए, ये बड़ी चीजों, प्राइवेट में तो खैर मैं बात ही नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जो आजकल हमारे यहाँ स्कीमें इंप्लीमेंट करी जाती हैं वो अक्रॉस द बोर्ड करी जाती है। तो मुसलमानों का जो डेवलपमेंट का मोदी जी का विजन, जैसे मैंने आपको बोला 5 लाख बच्चों को 5 करोड़ बच्चों की स्कॉलरशिप, जहां 20 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज अश्योर्ड सिटीजनशिप, जहां शादी करने पे एक वो मिलता है, ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत जिसे कहते थे, किसी हुकूमत ने वो नहीं हटाया, मोदी जी ने हटाया। दूसरी बात, आपको फैक्चुअल बात बोलूंगा मुनव्वर साहब, जान के हैरान होंगे, 70 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में से, कुछ 700 कुछ डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, 70 डिस्ट्रिक्ट जहां बीजेपी ने जीता, जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां बीजेपी ने जीता। कारण क्या है? जो हमारी माताएं बहनें हैं मुसलमानों के यहाँ, जो हमारी माताएं बहनें, मेरी बहनें, मेरी माताएं हैं, उन्होंने भी वोट दिया। जब किसी के घर गैस आता है ना, उसके यहाँ टॉयलेट लगता है, बिजली होती है, तब उसे ये नहीं दिखता, वो ये नहीं देखता ये किसने भेजा है। जब ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट की, जब उसे आज 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा, हम कुछ 60-70 रुपए में लाखों रुपए का इंश्योरेंस दे रहे लोगों को, तो ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि मुसलमानों का इंडेक्स या डेवलपमेंट पीछे। हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग कि डेवलपमेंट का कोई स्तर नहीं है, साहब जितना करें। एक और चीज आपको जान के हैरान होगी, अब की बार जितने भी इलेक्शन हो रहे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आ रहा है। 55% ऑफ द मुस्लिम वुमेन, 55% मुसलमान वुमेन आर मिनिमम वोटिंग फॉर बीजेपी। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 5 पार्टियां है और मुसलमान औरतों के वोट मान लीजिए 1 लाख है, तो 55,000 वोट केवल बीजेपी को, मोदी जी को आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर डेवलपमेंट आई, उनके चूल्हे चौके में राहत मिली है। तीसरी बात आपने बोली जी, जो साउथ ईस्ट एशिया एज अ पावर, देखिए मैं डेफिनेटली आपसे एग्री करूंगा एक चीज पे, अगर पीस होगी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो बहुत अच्छी है साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर आप एक बात बताइए, मोदी जी अगर ऐसे होते, मोदी जी अगर जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, अगर वो ऐसे होते हैं, सऊदी अरब उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने वाला मुल्क, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो मुसलमान कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने वाला मुल्क,
यूएई में गए थे तो उन्होंने तो मंदिर बनाने की जगह दी जो उन्होंने आज तक कभी नहीं दी, ये भी आपने देखा होगा। हमारा मुसलमान कंट्रियों से ट्रेड बढ़ा है अब और हम एक वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो फलस्तीन भी जाते हैं, जो इजराइल भी जाते हैं, जो ईरान से भी बात करते हैं, इराक से भी करते हैं, सऊदी अरबिया से भी ट्रेड करते हैं। क्योंकि अभी आप बोलेंगे यहाँ शिया सुन्नी वाला मसला, पर हमारे लिए तो वो भी नहीं है। जितना मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में जो हमारा वर्चस्व बना है, जो हमारा होल्ड बना, वो पहले नहीं बना। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि ये ओआईसी में कश्मीर का मसला उठाए, नहीं उठा। हमारा ट्रेड सर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड विद द इस्लामिक वर्ल्ड, सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड। अवार्ड्स हमें मिल रहे हैं, मंदिर की जगह हमें मिल रही है। एक एक आतंकवादी जो वहां छुप के बैठता है ना, उसको एक्स्ट्राडाइट करके भेज रहे हैं। कोई हार्डली कोई केस पेंडिंग है। तो अगर मुझे बताइए चाहिए, यहाँ तो हम परसेप्शन कर लेंगे जी, हम डाटा फर्ज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारा मीडिया भी चोर, हम भी चोर। पर ये बताइए कि इस क्राउन प्रिंस ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया वो भी मोदी जी के एजेंट है क्या? यूएई वाले क्राउन प्रिंस वो भी एजेंट है क्या? जॉर्डन वाले वो भी एजेंट है क्या? कितने लोग एजेंट है भाई? तो हाँ, बस एक बात मैं जरूर मानूंगा, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ पीस हो, उसका एक ही क्राइटेरिया भाई साहब, अगर ये आतंकवाद और ये जो एनजीओ चलाते हैं ना पाकिस्तान में, लकवी, मसूद अजहर, ये जो सो कॉल्ड एनजीओ चलाते हैं, अगर ये बंद हो जाए, अगर ये आतंकवाद बंद हो जाए, बम बारूद और धमाकों की आवाज में दोस्ती की बातें नहीं सुनती। दोस्ती भी होता है, ट्रेड भी होता है। आप तो मोस्ट फेवर्ड नेशन रहे इतने साल तक, काफी ट्रेड होता था आपके साथ। अब भी ट्रेड, तो अब भी रोका नहीं, ट्रेड नहीं रोका। अब ये मैं मानूंगा ट्रेड अब भी चल रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन हैड स्टेटस, अब मुझे पता नहीं है, नहीं है, शायद नहीं है, बट ट्रेड बढ़ रहा है। और इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड हल्का से बढ़ा ही है, घटा नहीं है। बट इससे हाँ, मैं ये जरूर इत्तेफाक राय रखूंगा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बट अगर ये टेररिज्म का जो हमने 70 साल से पॉलिसी, अपने जो जनरल ज़ियाउल हक ने थे, ब्लीड इंडिया 1000 कप, दैट हैज फेल्ड। अगर वो रुके, दोस्ती हो सकती। नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी थी, मोदी जी रुके, बिल्कुल रुके, कहवा पिया, खीर खाई उनके घर में, आशीर्वाद दिया, करना भी चाहिए। और उनकी पीछे शायद मदर की डेथ हुई थी, तो मोदी जी ने ट्वीट भी किया था कि लेटर लिखा था, लेटर किया था। अगर पाकिस्तान में कोई त्रासदी हो, कोई लोगों को तकलीफ हो, हमारा दिल उनके साथ है। जब एससी क्यों आप लोगों ने मांगा, दिया। आप वैक्सीन मांगिए, वो भी मिल जाएगा, आप मांगिए तो सही, दिक्कत कहीं नहीं है। लोगों से लोगों में दिक्कत कोई नहीं है, एक ही लोग है। बट ये जो कुछ हुक्मरान आए थे वहां पे, जिनका ये टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी थी, सर ये पॉलिसी 70 साल से फेल हो रही है। आप इसको बंद करें। डेवलपमेंट की कोई सीमाएं नहीं है, दोस्ती की कोई सीमाएं नहीं है यार। पहले तो एक ही मुल्क था ना 70-80 साल पहले, तो वो दिक्कत कहीं नहीं है। दिलों से दिल के तार जुड़े भाई। बट ये जो ताना बाना है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सुमित जी, एक तो आखिरी सवाल, जी आप अगर इन शॉर्ट इनको अगर वो करना चाहें तो, क्योंकि एक सवाल है लास्ट वो करूंगा। मेरी ये जो है ना, मैं ये अर्ज करूंगा समित को। देखिए समित, आप अरबों के साथ जितनी भी दोस्ती रखें, यारी दोस्ती हो, कितना भी क्लोज हो जाए, हमें उसका कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा तब है आप जब हमारे साथ दोस्ती रखेंगे, ठीक है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कितना भी क्लोज हो जाए, आपको उससे क्या फायदा है? ठीक है, मेन मसला हमारा है। तो हम ये उसको वो एक डिफरेंट डिबेट है। इंडिया और जो मुस्लिम वर्ल्ड के ताल्लुकात जो इंप्रूव हो रहे हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट है कि जियो इकोनॉमी का जमाना है, अब जियो स्ट्रेटजी का जमाना नहीं है। अरबों की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ ज्यादा अलाइन करता है। जियो इकोनॉमी के जमाने में इंडिया इतनी बड़ी एक मिडिल क्लास है, इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत वीक है और उन अरबों पे डिपेंड करता है। तो वो एक अलग उसके डायनामिक्स है, उसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जी हम उनके साथ अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं तो इसलिए उनके साथ अच्छे हैं। देखिए उनके साथ आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन हमारे साथ। अच्छा, दूसरी चीज के टेररिज्म के आप देखें, FATF के बाद पाकिस्तान ने कोई 75 जमातों को जो है ना प्रोस्क्राइब किया है, ब्लैक लिस्ट किया है। पाकिस्तान ने, आप इनको पढ़ें, पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल यूनिट बनाया है टेरर फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो उनकी 15-16 उनकी जो रिकमेंडेशंस थी एशिया पैसिफिक ग्रुप की, उसको पाकिस्तान ने इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ना करता तो अब तक पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर चुके होते। इसका मतलब हमने जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं, आप देखें, आपके ये जो लश्कर तैयबा के आपने उनके जो हेड हैं या दूसरे वो जेल में हैं, उनके पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने उनके जो असेट्स हैं वो अपनी कस्टडी में ले लिए। तो वो पॉलिसी पुरानी हो चुकी है। ये जो चीजें हैं उसको रिवर्स कर रहा है पाकिस्तान आज तक। मैं जवाब दूं इसका? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है इसके साथ।
समिट अगर ये ना होता तो अब तक पाकिस्तान को एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट कर चुका होता। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है कि पाकिस्तान इज डूइंग इनफ, जो है ना वो जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं। मैं इसका शॉर्ट में बाद में जवाब, फिर शॉर्ट समीर जी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने करना और उसके बाद वाइंड अप करना। देखिए, जो एफएटीएफ की रिकमेंडेशन थी, आप ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं जा रहे सर क्योंकि टर्की, चाइना और मलेशिया, जब तक ये तीन आपको सपोर्ट करें, ब्लैक लिस्ट में टेक्निकली नहीं जा सकते। एफएटीएफ में आप ग्रे लिस्ट में थे और बने रहेंगे। आपको 27 रिकमेंडेशन दी गई थी, उसमें आपने कोई इंप्लीमेंट नहीं कराई, पर अब जो 27 फरवरी को शायद पेरिस में समिट हो रहा है, तो उसके 21 सुमित जी 21 उसमें फुलफिल कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 6 है उसके ऊपर मोर देन 60% काम हो चुका है। ये वो रिपोर्ट है जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से मैं आपको उसके वो शेयर कर रहा हूँ, प्लीज। अब जब एफएटीएफ से ऑफिशियल डाटा आएगा तो तब मैं इसको कंफर्म कर पाऊंगा। आपने क्या किया? 21 उन्होंने कंफर्म किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 21 उन्होंने कंफर्म किया। 2015 में साहब, 2000 जो बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे, 166 लोग मारे गए। लखवी को आपने गिरफ्तार किया, 20 लाख की जमानत पे उसे छोड़ दिया। ठीक, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट के पहले आपने लखवी को फिर पकड़ लिया। आपको ये पता था वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा, पर ये नहीं पता था कहाँ है। तो ये जो मैं मानता हूं, हो सकता है आपकी इंटेंशन ठीक हो, पर अभी आपको काफी काम कर रहा है जबकि वो ग्राउंड पे आए। देखिए, ये सिस्टम में जो टेररिज्म की पॉलिसी थी जनरल जियाउल हक के बाद घुस चुकी है। इसको निकालना आसान नहीं, मैं मानता हूं इस चीज को, पर अभी काफी मरहले इसमें आने जरूरी है। अगर ये वाकई ग्राउंड पे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जब एफएटीएफ की रिपोर्ट आएगी, अभी मुझे लगता है 26 को पेरिस में अकॉर्ड है, समिट है, तो उसके बाद पता लग जाएगा, ज्यादा दिन है नहीं। तो अगर ये पता लगता तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं टेररिज्म रुके और दोस्ती बढ़े, और हमारी दोस्ती तो आपसे सबसे पहले होगी। बाकी और हमारी तो हर एक से दोस्ती है सर। हम तो वासुदेव कुटुंबम का मानने वाले लोग हैं, वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और जो हमारा वैक्सीन है उसमें लिखा है सर्वशांति निर्माभयम, उसका मतलब होता है लेट वर्ल्ड बी डिजीज फ्री। जहां भी वो वैक्सीन जा रही है, वो उस नाम की चेपी या पर्ची जो है उसमें लगी है। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। हम उस तरह के लोग हैं, हमें ना किसी से कुछ लेना ना देना। आप अपने घर खुश, हम हमारे घर खुश। फखर साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, अब दोनों से करूंगा। एक डेलीगेशन कल गया था श्रीनगर में, कुछ यूरोपियन एम्बेसडर्स थे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे, वो लोग गए। लेकिन उसके हवाले से अभी मैंने मसरूर काजमी की रिपोर्ट, बीबीसी उर्दू के लिए जो काम करते हैं श्रीनगर से, उनकी एक रिपोर्ट अभी मैंने मतलब इस शो से पहले देखी। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को कैद रखा, हम लोग बाकायदा स्ट्राइक पे थे, लेकिन उनके लिए पूरी सिक्योरिटी वो कर दी गई थी। जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें तो मिलने नहीं दिया जाता, हमें तो बात नहीं करने दी जाती। और महबूबा मुफ्ती की एक ट्वीट भी है, उसको भी खैर मैंने आज वो किया, उसको भी मैंने लिखा उसके ऊपर। ये सारी चीजें क्या नजर आता है कि मतलब इस तरीके से चीजों ने चलना है कि मतलब आपने सारी वहां पे हाई अलर्ट कर दिया, सिक्योरिटी कड़ी कर दी, और मतलब जितने भी लोग आए थे, मुझे नहीं पता 50 थे, 100 थे, पिछले साल भी गए थे और इस साल दोबारा गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा हमारे साथ किया जा रहा है। ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जो उस रिपोर्ट के अंदर जिन्होंने कमेंट्स किए, या महबूबा मुफ्ती ने अपनी ट्वीट में, या और लोगों ने भी किया हुआ। जी, ये पहले मुनव्वर साहब जवाब देंगे, मैं दूं? आप देंगे, उसके बाद मुनव्वर एंड करेगा। देखिए साहब, फखर साहब, है क्या, ये तीसरा डेलीगेशन गया है। जी जी। इसमें इस्लामिक कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री और हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। ये काली ये मतलब हमारी चुनी हुई कंट्रियां नहीं है। तीसरा का ये शायद 50 लोग गए थे। इन्होंने पूरा कश्मीर घूमा, जो नए डीडीसी के नुमाइंदे इलेक्ट हुए उनसे मिले। मुझे एक बात बताइए, और ये जो लोग गए थे ये एम्बेसडर्स हैं। एम्बेसडर्स का पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, कोई इंटरेस्ट होता नहीं, इनका कश्मीर की राजनीति से कुछ लेना देना है। इसमें करीब 40% लोग जो अब तक गए हैं, 42%, वो इस्लामिक कंट्री के नुमाइंदे, उनके रेस्पेक्टेड एम्बेसडर्स हैं। अगर वो जाके कहते भाई वहां लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, कोई जेनोसाइड नहीं है, कोई रवांडा वाली मैं कल परसों इन डिबेटों पे था हमारे नेशनल टीवी पे, कोई डिबेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारे 150-200 जो रेस्पेक्टेड एम्बेसडर्स हैं, करीब 101 मुल्कों के, ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं? और जो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि वो सच बोल रहे हैं? अगर ये ऑफिशियली आ रहे हैं, ये क्या देखते हैं भाई, कोई कत्ल वगैरह तो नहीं हो रहा, लाइफ इज बैक टू, अगर डल लेक में जा रहा, शिकारा चल रही है, शिकारा चलती है टूरिस्ट पे, हाउस बोट चलता है टूरिस्ट पे, ये लोगों से मिले, पूरे कश्मीर में घूमे, जम्मू में घूमे, कोई सड़क पे लाशी नहीं मिली, कोई बम नहीं मिला, कोई आगजनी नहीं दिखी, तो इसका मतलब लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात फखर साहब, ये जो 70 लाख वोट पड़े ना अभी, और ये जो 51% पोलिंग हुई, और जो कश्मीरी है ना, सड़क का, गली का, मोहल्ले का, कोचे का, ये जो नया नुमाइंदा चुप के आया है ना, मैं ये नहीं कहता वो बीजेपी का, एनसीपी का, पीडीपी का, वो कभी दूसरे उस पर कभी मसला डिबेट करेंगे। ये जो कश्मीरी है ना,
जिसकी कोई औकात नहीं थी, वक्त नहीं थी, जो अब ये लीडर बन के आया ना सामने, वो मिल रहा है। ये जो कश्मीरी यूथ है जो डेवलपमेंट का चाहता है वो आ रहा है, उससे हम मिला रहे हैं। अब हाँ, महबूबा जी मुफ्ती जी की दुकान थोड़ी बंद हो गई है पॉलिटिकली, अब मैं क्या करूं, अब उनकी पार्टी की आपको स्टोरी बनाओ। फखर साहब कहते थे कश्मीर हमारा, J&K हमारा है, पूरे 10% सीटें ली उन्होंने टोटल, बीजेपी की उससे 3 गुना सीटें हैं। और एक और फैक्ट बताऊंगा आपको, कांग्रेस, NC और ये PDP का मिलके 4,60,70,000 वोट थे, और बीजेपी के अकेले, जिनका स्टेट में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई औकात नहीं थी उनकी साल भर पहले, 4,80,000 वोट थे। अब ये बताइए, अगर आप इलेक्टोरली हारे, अगर कश्मीर के लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, वो आपको अपनी औकात दिखा रहे हैं, तो आप ट्विटर पे देखिए, जमहूरियत है फखर साहब, ट्विटर पे तो लड़ाई नहीं, इलेक्टोरल बेल्ट पे होगी, जो जिसके को वोट मिलेगा वो जीतेगा भाई। आपने कहा डेलीगेशन गया, उनको सड़कों पे कोई नहीं मिला, सड़कों पे तब मिलेगा जब आप उनको बाहर आने देंगे, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि उन्होंने 2 लोगों से मुलाकातें की, एक लेफ्टिनेंट जनरल से, एक वहां के चीफ जस्टिस से, बाकी तो कोई वहां के, क्या मतलब ये बाकी लोग क्या नहीं है श्रीनगर में? सिर्फ ये देखिए, ये वाली बात जो है ना, ये मुझे इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, इंक्लूडिंग यू। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा साहब। श्योर। ये सड़कों पे उन्हें नॉर्मल सी दिखे, मैंने कहा उन्हें आगजनी नहीं दिखी, उन्हें लूट पसोड़ नहीं दिखा, उन्हें लाशें और खून सड़क पे नहीं दिखा, उन्हें दिखा लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। हमारे यहाँ के करीब 19 डेलीगेशन उनसे मिले, जो लोकल यूथ थे, सेबो के ट्रेडर थे, सैफरॉन के ट्रेडर थे, DDC के मेंबर थे। हाँ, जो आपने सही कहा, चीफ जस्टिस और एक और जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो मिले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पर उन्होंने पूरे टाइम 19 लोकल डेलीगेशन से मिले, जिसमें हर बंदा मिलने वाला कश्मीरी था। बड़गाम से लोग आए, कोलगाम से लोग आए, खनबल से लोग आए, जाने मैं नाम गिना दूंगा साहब, क्योंकि आपको पता फैक्ट फिगर डाटा मेरे पास पूरा रहता है। और कितने लोग आए थे, एक है जुन्नैद मीर, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अवामी पार्टी, J&K वर्कर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो मिले। नए जो हमारे DDC के नुमाइंदे हैं, करीब 280 नुमाइंदे मिले। तो ये तो सारे कश्मीरी है साहब, ये तो सारे लोकल है। और जो कश्मीर में सिलेक्ट हुए हैं, ये आप भी जानते हैं 99% वो लोग मुसलमान हैं। तो कश्मीरी भी मिला, लोकल भी मिला, मुसलमान भी मिला, 19 डेलीगेशन मिली, कुछ हजार लोग मिले। और अगर आपको तब भी शिकवा है, तब भी गिला, भाई मैं क्या बताऊं। मुझे बिल्कुल भी नहीं सुमित जी, मैं जाती तौर पे मेरी जब भी कश्मीर में नहीं, मेरी जब भी श्रीनगर में बात होती है, किसी से भी, बहुत सारे लोगों से मेरी होती है, मुख्तलिफ उसके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मेरी बात होती है। उनको मैं यही कहता हूं, मैं कहता यार, एज ए पाकिस्तानी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, आप क्या चाहते हो। तो वो जो चाहते हैं वो मतलब उनको नहीं कहने दिया जाता। मुझसे भी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं यार मेरे शो में आ जाओ, तो कहते हैं सर हम नहीं आ सकते, हमें डर लगता है, हमें तंग किया जाता है। मैं बिलीव मी, ये मैं मतलब उनके साथ जी मैं उनकी चैट आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह कि वो कहते हैं हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, जिनके घर में चाकू भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो किसी तंजीम के साथ मिले हुए, तो वो उन लोगों में से किसी से मेरी बात नहीं होती। हाँ, उनके कुछ लोग यहाँ पे हैं जो उन्होंने बाद में वो चीजें छोड़ दी, और यहाँ पे मेरी इस्लामाबाद में अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे मैं सवालात लाजिमी करता हूं इस हवाले से। अगर इसके ऊपर आप करें, क्योंकि मुनव्वर का वो है टर्न है, तो वो फिर बात करेंगे। आप बता दें प्लीज। देखिए मैं सबसे पहले एक सेकंड, इन्होंने बस वो करना, फिर आपका पूरा वो टाइम अपना पूरा जवाब आप दीजिए। जी, आपको जवाब दूंगा। देखिए फखर साहब, अभी जो टेररिस्ट या मिलिटेंट जो कहना चाहिए, तो ये गिनती के 150 लोग बचे। अगर आप सोचते कि कश्मीरी टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, नहीं भाई साहब, कोई कश्मीरी टेररिस्ट है, मिलिटेंट नहीं है। 100-150 लोग बचे हैं, दैट इज इट। वो बंदूक के दम पे कुछ करना चाहते, वो कामयाब न थे, न है, न होंगे। मैं बताता हूं, फखर यूसुफजई साहब, आप कितनी बार हिंदुस्तानी चैनल पे आए? बहुत बार आए हैं। मेरे साथ नहीं आए, पर आपके कई सारे पैनलिस्ट मेरे साथ आए, जिनको शायद मैं उनके यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देता हूं। जी 9 बजे का, फखर साहब 9 बजे का प्राइम टाइम, 20-30 करोड़ लोग लाइव होते हैं उस टीवी पे। यूसुफ फखरजई को पाकिस्तान से बुलाते, लाइव शो करते हैं साहब, लाइव शो करते हैं। आप जो मर्जी बोलो, आप हमारा टेलीविजन देखिए, जितनी मैं कहूंगा बदकलामी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट होती, कहीं नहीं होती। अगर ये चाइना में हो जाए, वो बनता ही ना मिले। पाकिस्तान में हो जाए तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप पाकिस्तान से आते तो पाकिस्तान की बात रखेंगे, हम इंग्लैंड से बुलाए, US से बोलो, अपनी बात रखेगा ना, मेरी बात तो नहीं रखेगा।
बिल्कुल। अगर आपको यूसुफ अकरजाई को एक XYZ और भी लोग हैं कि आपके शो पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल आपका है, जी जी आपके जी कमेंटेटर है वो, अगर उनको एक खुला प्लेटफॉर्म दिया जा रहा, 9 बजे 30-40 करोड़ लोग देखते हैं, आइए साहब खुल के बोलिए, दिल खोल के बोलिए। और अगर आपको ये कोई बोले मुझे आपकी चैनल से आने में डर लग रहा है, फखर साहब एज अ दोस्त मैं आपको कह रहा हूं वो आपको झूठ कह रहा है। अगर आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है भारत का, तो उसके लिए आपका चैनल क्यों नहीं खुला साहब? सर होती हमारी चैनलों पे किसका क्या हुआ? अगर कुछ होता ना तो ये आपको दिखता ही नहीं, कोई मुंह ही नहीं खोलता जी चैनल पे, नेशनल टीवी पे कोई मुंह ही नहीं खोलता साहब। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल सर आंकों पर सुमित जी, लेकिन मसला ये है कि मुझे अगर एक दो बंदे कहते तो फिर शायद मैं उनका बिल्कुल यकीन ना करता, लेकिन मेरी मुख्तलिफ लोगों पे, मुझे ट्विटर पे उन लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे फिर बात की। उन्होंने जो आप बात कर रहे वो मतलब वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। मैं कहा यार ये सवालात आप आके इस प्लेटफॉर्म पे कर लें, डायरेक्टली हमारे इंडियन दोस्त हमारे साथ बैठे होते हैं, या फिर कश्मीर से कुछ लोग हमारे साथ जो याना मीर जी हैं या और इस तरह के और भी लोग हैं। मैंने कहा यार हमारे साथ रायना साहब हैं, मैंने कहा हमारे साथ बैठते हैं, आप उनके सामने बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। उसने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते। ये एक ने नहीं बहुत सारों ने कहा, तभी मैंने ये सवाल उठाया था। मुनव्वर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसी हवाले से, आपने हम दोनों की बहुत देर से आप सुन रहे। जी जी प्लीज आप बात करें। नहीं जी, मैं इसमें मेरी 2-3 इसमें मेरी सबमिशंस है। एक तो ये है कि इंडिया का जो स्टेट जो नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, वो अरनाब क्वास्मी का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है और इंडियन पुलिस ने खुद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो उस बयानिए को पंचर कर देता है क्लियरली कि ऑलरेडी उनको पता था ऊपर की तरफ से कि कुछ होने वाला है और जिसका बड़े साहब को फायदा होगा इलेक्शन में। तो इससे ये जो ओवरऑल जो नैरेटिव है ये जो है ना डेंट हो जाता है सीरियसली, जो है ना समेत। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि देखें कश्मीर को दोनों मुल्कों को जियोपॉलिटिकल लेंस से नहीं बल्कि अब उसको एक ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखने की जरूरत है। अगर आप अमन चाहते हैं, कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना दोनों कंट्रीज चाहते हैं। 3-4 जंगें हो चुकी हैं, अब उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं दोनों। न्यूक्लियर जो है ना, वॉर इज नो लॉन्गर एनी ऑप्शन। इंडिया जो कहता है लिमिटेड वॉर या कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, ये वो सब जो है ना थेरेटिकल बातें तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, वो चीज आउट ऑफ क्वेश्चन है वॉर। ये दोनों जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिटी है दोनों कंट्रीज की, उसको अच्छी तरह पता है कि लिमिटेड वॉर की भी कोई गुंजाइश नहीं है जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर जो है ना हथियार मौजूद हों। एक ये चीज। तो आखिरी जो बात बचती है वो आज 100 साल बाद या 200 साल बाद वो एक ही चीज घूम फिर के उसी चीज पे आएंगे, वो है नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज भी वही काम करना है, साल के बाद वही करना है, 100 साल के बाद भी दोनों देशों को वही बात जो है ना, वही जो है वो उसी तरफ आना पड़ेगा, टेबल टॉक्स की तरफ। तीसरी चीज, इस वक्त जो कश्मीर में जो मूवमेंट है वो इंडिजिनियस मूवमेंट है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है जो है बाहर से। और जो पैलेट गन्स हैं और उसके बाद जो पूरी दुनिया ने वो चीज देखी, यूएन से लेके ईयू ने जो है ना वो कंडेम किया, वहां पे जो पॉलिसीज थी। तो ऑल इज नॉट ओके जो है ना इन कश्मीर। जब कोई डेलीगेशन आता है तो जाहिर बात है, इंडिया और पाकिस्तान में आप देखें, जब कोई डेलीगेशन आता है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी एरिया में जाता है घूमने, तो वहां का जो डीसी होता है और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बड़े रोड साफ कर देती है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन है तो वो कोई तड़पाल लगा देगी, वो उसको बड़ा अच्छा बना देते हैं जो है ना, ताकि उसकी आंखों को बड़ा अच्छा लगे। तो ये तो नॉर्मल चीज है कि कहीं अगर डेलीगेशन आता है तो आप उसको कॉस्मेटिकली उसको ठीक कर देते हैं चीजों को, और वो ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो लोग अच्छी जो है ना वो उसकी तस्वीर पेश करें, साइड पॉजिटिव साइड ही बताएं। जो अग्रीव पार्टीज है उनको तो आप कभी वहां पे उनके साथ नहीं मिलाते। जो भी डेलीगेट, ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये पूरी दुनिया में यही होता है। जहां भी जब डेलीगेशन जाते हैं उनको तस्वीर का अच्छा रुख जो है ना वो दिखाया जाता है। तो आखिरी अर्ज मेरी बस यही, मैं इसी पे अपना जो पॉइंट कंक्लूड करूंगा कि देखें इसको ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखने की जरूरत है कश्मीर इश्यू को। जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लेंस से जब तक हम इसको देखते रहेंगे तो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान एक किस्म की कोल्ड वॉर रहेगी, और दोनों कंट्रीज की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहती है वो हॉस्टेज रहेगी। उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती दोनों जो है ना, और ना दोनों कंट्रीज तरक्की कर सकते हैं। इंडिया को अच्छी तरह पता है कि जब तक पाकिस्तान के साथ आप सुलह नहीं करेंगे आप पावर नहीं बन सकते जो है ना। आपकी कामयाबी इसमें है कि आप पहले अपने देखिए, अमेरिका सुपर पावर तब बना, समेत एग्री करेंगे, जब उन्होंने अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को पेसिफाई किया, ठीक है।
जब तक आप अगर आपके अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, इंडिया इज अ बड़ा कंट्री है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है, समित एग्री करेंगे इस चीज की, इंडिया बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो वो जिम्मेदारी यही है कि पहले अपनी रीजन को पेसिफाई करें, उसके बाद आपके जो एम्बिशंस हैं वो मटेरियलाइज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, इधर ही जो है ना ओवर स्ट्रेच आप रहेंगे। तो पीस और पीस दोनों कंट्रीज के दरमियान, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इस रीजन का, इन गुर्बत का जो भी इश्यूज है। ठीक है सुमित जी, टाइम हमारे पास खत्म है, लेकिन लास्ट आप अपने कमेंट करें, उसके बाद वाइंड अप है। मैं ये बोलूंगा, देखिए फखर साहब, अगर हम अपने दिल पे हाथ रख के झूठ बोले ये ठीक नहीं होगा। मुनव्वर भाई कह रहे थे अभी कि जी हमारा बस उन्हें सपोर्ट नहीं है, जो क्लाशनिकोव में बनती है कश्मीर में तो बनती नहीं, गोली कश्मीर में तो बनती नहीं, आरपीजी कश्मीर में बनता नहीं, कोई ऐसी फैक्ट्री वहां लगी नहीं। कल ही एक आर्मी ने कैसे पकड़ा आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान मार्किंग है। मैं नहीं कह रहा आप उन्हें देते हैं, उनके पास कहां से आते मुझे ये नहीं पता, बट ये आते हैं वहां से। अगर आप वो रोक दीजिए ये सारा रुकेगा, और हम तो दोस्ती चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। बाकी जो कश्मीर का मसला, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी तो क्लियर स्टेट है। अगर ये टेररिज्म रुकता है तो बैठ के बात हो सकती है, कोई बस जो गिले शिकवे हैं, जो भी कुछ बातचीत होगी तो होगी, अगर कुछ संभावनाएं बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो ठीक है, पर बातचीत तो तभी होगी ना मेरे दोस्त जब ये बम धमाके और पटाखे रुकेंगे, तब तक तो बातचीत भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत इसमें एक सेकंड मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, देखें दुनिया के दो बॉर्डर मोस्ट मिलिटराइज्ड बॉर्डर है, एक है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का, दूसरा इंडिया पाकिस्तान का। अगर उसके बावजूद भी वहां तक कोई चीज पहुंचती है बकौल आपके कि यहां से आता है, तो फिर ये इंडियन मिलिट्री की नाकामी है, इंटेलिजेंस की नाकामी है कि इतना ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर और वो अंदर कैसे पहुंच जाती है चीजें। ठीक है, बहुत सवाल ये खड़ा होता है उनकी कॉम्पिटेंस पे। आजकल आप ड्रोन यूज करते हैं सर, आजकल तो हमने उसका भी सलूशन निकल जाएगा, टेंशन नहीं, सलूशन निकालेंगे उसका। नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सुमित पीर जी आपका, एंड मुनव्वर महर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को ज्वाइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय शो। देखते रहिए डिबेट विद फखर, आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।